So hi, I'm Rishudit, and in today's video we are going to discuss about job enrichment. Job enrichment is a technique of job design. So job design होता क्या है और जितने भी ये टेक्निक्स है ना, जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब रोटेशन, इन सब पे मैंने एक पूरा ओवरव्यू आपको उसी सेम वीडियो में ही दे दिया था, जॉब डिज़ाइन की जो वीडियो है। तो अगर आप मेरे साथ सीरीज़ में चले हुए आ रहे हैं तो मे बी आप जानते हो कि जॉब एनरिचमेंट होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन आप ऑलरेडी जानते हो। बट अगर आप नए भी हैं इस चैनल पे, पहली बार आए हैं, इस वीडियो को आप जस्ट आज ही देख रहे हो, तो भी कोई बात नहीं। जॉब एनरिचमेंट पे आज हम बिल्कुल स्क्रैच से बात करेंगे कि जॉब एनरिचमेंट होता क्या है, उसके क्या आउटकम्स होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, सब पॉइंट्स पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी नहीं है, जैसे लास्ट वीडियो मैंने जॉब एनरिचमेंट वर्सेस जॉब एनलार्जमेंट पे बनाया था, तो ये भी एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वो आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। वो वीडियो आप प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर लेना। वो पूरा मैंने एक टेबल ऑफ डिफरेंस के साथ ही आपको समझाया था। बट आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि क्वेश्चंस मैंने ऐसा भी देखा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिर्फ एक जॉब एनरिचमेंट पे आपको पूरा एक 20 मार्क्स का या 16 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाता है। तो उस केस में उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, पूरा जो जो डायग्राम्स उसमें रहेंगे वो मैंने 2-3 बुक्स की हेल्प से इसमें डाल दिया है सारा। तो वो आज आपको जॉब एनरिचमेंट की वीडियो से मिल जाएगा। बाकी की सारी टेक्निक्स पे भी आपको सेपरेट सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगी। So you may just go and check out this playlist. I will put the link of this playlist in the description box below. सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूं कि जॉब एनरिचमेंट होता क्या है, ठीक है, बिफोर जंपिंग अपॉन द डेफिनेशंस एंड ऑल द एक्सप्लेनेशंस। देखो, ये एक पर्सन है, ठीक है, इस जॉब पे यहाँ पे ये काम कर रहा है। अब होता क्या है कि वो ना इस जॉब पे बहुत बोर्डम फील कर रहा है या मोनोटोनी फील कर रहा है, या वो बेसिकली चैलेंजिंग फील नहीं कर रहा। वो ये सोच रहा है कि मैं ना एक ही काम किए जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि इस काम की इम्पोर्टेंस क्या है, मैं जो कर रहा हूँ उस जॉब की वर्थ क्या है, ठीक है, उसमें कोई चैलेंजेस नहीं मिल रहे हैं मुझे। या फिर वो सोचे कि मेरे पास ना उतनी पावर्स नहीं है उस डिसीजंस को लेने की या उस काम को करने की, मैं किसी के कहने से चल रहा हूँ, बस जैसे जैसे मेरा बॉस बोलता है मैं वैसे वैसे काम कर देता हूँ, तो मेरी खुद का कोई स्टेटस नहीं है, मेरा खुद का कुछ पावर नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा एक एम्प्लॉय सोचता है, अब देखो हर टाइप के इंसान होते हैं, तो कुछ अगर एम्प्लॉयज़ अगर आपके ऐसे हैं जो बिल्कुल भी एंथुजियास्ट नहीं है और उनको ना नए चैलेंजेस से, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी से कुछ लेना देना नहीं है, उनको बस काम करना है, आना है ऑफिस में, काम किया और चले जाना है, तो उनके लिए तो जॉब एनरिचमेंट है ही नहीं, ठीक है, उनको आपने कोई जॉब एनरिचमेंट नहीं देना। लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ जो आपके ऐसे एंथुजियास्ट हैं, उनको चैलेंजेस पसंद है, उनको लाइवली जॉब पसंद है, उनको एक स्टेटस की जॉब पसंद है, उनके लिए जॉब एनरिचमेंट आपने करना है, ठीक है। तो आप बेसिकली करते क्या हो जॉब एनरिचमेंट के लिए? अब वो ये काम तो करेगा ही, जो उसके लेवल के काम है वो तो ये करेगा ही। अब आप उसको बोलोगे कि आपके बॉस जो काम करते हैं, अब वो अपने बॉस के साथ रहता है, तो वो देखता है उसका बॉस कैसे काम कर रहा है, कैसे डिसीजंस ले रहा है। तो अब आप उसको बोलोगे कि अब उसके बॉस के भी कुछ एक काम जो उससे रिलेटेड हैं, वो आप उसी को ही दे दो कि आप खुद से ये काम करो। जैसे अब क्या होता है कि एट द एंड ऑफ अ मंथ और एट द एंड ऑफ अ ईयर, आप जैसा भी परफॉर्म करते हो एज एन एम्प्लॉई, तो आपके जो भी सुपरवाइजर होते हैं, बॉस होते हैं, वही आपकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि क्या आपने सही काम किया है, जितना स्टैंडर्ड आपको दिया था, जितना आपको बोला गया था शुरू में काम करने को, क्या आपने वो सही सही क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली काम करके दे दिया आउटपुट। तो ये सब जो आपका सुपरवाइजर चेक करता है ना, अब हम क्या करेंगे, वो उसी को ही दे देंगे कंट्रोलिंग, कि आप अपना खुद का परफॉर्मेंस खुद कंट्रोल करो, पहली चीज। दूसरा, सपोज हम उसे बोल रहे हैं कि अब आप अपना काम भी खुद ही प्लान करो। हमने आपको बता दिया कि 10 दिन में हमें आपसे इतना आउटपुट चाहिए, 10 दिन में आप हमें 100 यूनिट्स बना के दे दो प्रोडक्ट की। अब ये आपकी जिम्मेवारी है, अब आपको सोचना है कि आपको क्या मेथड्स यूज करने हैं, कैसे इतने टाइम में आपने किस तरीके से अपने वर्क को बेसिकली स्केड्यूल करना है कि आप इतने टाइम में इतना आउटपुट प्लान कर सको, ठीक है। उसके लिए किस मशीनरी पे काम करना है, कितने लोगों से काम करवाना है, क्या इक्विपमेंट टूल्स यूज करने हैं, वो सब आप खुद से डिसाइड करो। तो बेसिकली सारा प्लानिंग और कंट्रोलिंग का जो डिसीजन मेकिंग का जो पावर है ना, वो सब हमने उसको दे दिया, अथॉरिटीज जो है वो हमने उसको दे दी। तो हमने क्या किया है, इसकी जॉब की क्वालिटी को बढ़ाया है, हमने इसकी जॉब की क्वालिटी को एनहेंस किया है। तो अब बात करते हैं डेफिनेशन के साथ। सो इट लीड्स टू अ वर्टिकली एनहेंस जॉब। वर्टिकली एनहेंस जॉब क्यों बोला गया? क्योंकि आपने इस लेवल पे काम कर रहा था, तो उससे ऊपर की हायर लेवल की जॉब जो है वो उसको दी है, उससे और ऊपर के हायर लेवल के काम जो है वो अब उसको दिए हैं, इसलिए इट इज सेड दैट इट इज अ वर्टिकली एनहेंस जॉब। वर्टिकली आप जॉब को क्या कर रहे हो, एनहेंस कर रहे हो, ठीक है, वर्टिकली आप जॉब को एनहेंस कर रहे हो बाय एडिंग
फंक्शंस फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन लेवल, आप उसकी जॉब में ऐड कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस फ्रॉम हायर लेवल्स, जो हायर लेवल के काम है वो आप उसकी जॉब में ऐड कर रहे हो, मेकिंग इट कंटेन मोर वेराइटी। अब इससे क्या होगा, उसकी जॉब में और ज्यादा वेराइटी ऐड हो जाएगी। नो डाउट जो वो काम कर रहा था, अब पहले तो वो सिर्फ एक ही काम कर रहा था, अब उसे खुद का काम प्लान भी करना है, कंट्रोल भी करना है, कैसे कैसे चीजों को करना है, वो खुद से डिसीजंस लेने हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि वेराइटी आ जाएगी, उसे सारे काम करने हैं, नंबर ऑफ टास्क जो है वो बढ़ गए हैं, उसके चैलेंज भी जॉब पे बढ़ गए हैं, उसके लिए चैलेंजिंग हो गया ना, वो हायर लेवल के काम करेगा तो चैलेंजेस ऑब्वियसली हैं उसके लिए। ऑफर कर रहे हैं हम उसको ये सब करने के लिए ऑटोनॉमी, ठीक है, अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पावर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ये सब करने के लिए, तो इससे बेसिकली जॉब होल्डर को मिलता क्या है, प्राइड, ठीक है, उसको एक स्टेटस की फीलिंग आती है, प्राइड की फीलिंग आती है। सो अ जॉब बिकम्स एनरिच्ड व्हेन इट गिव्स जॉब होल्डर्स मोर डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग पावर्स। ओके, सो आई रियली होप जॉब एनरिचमेंट आपको समझ आ गया कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, और बाकी अभी हम इसके बारे में जितना कुछ समझेंगे उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखिए ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपको पिक्चर की फॉर्म में और अच्छे से समझ आ जाएगा जॉब एनरिचमेंट होता क्या है। अब सपोज एक एम्प्लॉई है, ठीक है, हम सिंगल एम्प्लॉई की बात कर रहे हैं, उसके ये टास्क थे कि वो होल्स ड्रिलिंग का काम कर रहा था, असेंबली लाइन पे काम कर रहा था, या जितने भी कंपोनेंट्स पे वो काम कर रहा था उन सबको टेस्टिंग भी वो खुद ही कर रहा था उनकी, ठीक है। तो ये सारे काम डूइंग के जो काम है वो सारे टास्क वन वो खुद कर रहा था। अब जो कंट्रोलिंग का फंक्शन है ना, टास्क टू, जो मे बी उसका सुपरवाइजर कर रहा था या और उससे ऊपर के लेवल पे कोई इंसान, मैनेजर बैठा था, एग्जीक्यूटिव्स बैठे थे, वो जो काम कर रहे थे, या किसी और डिपार्टमेंट से, जैसे मटेरियल ऑर्डर करने का काम है, जिन मटेरियल पे जिन जिन कंपोनेंट्स पे वो काम कर रहा था, वो मटेरियल पहले कोई और डिपार्टमेंट था, सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या कोई भी मटेरियल डिपार्टमेंट है, अभी तक वो डिपार्टमेंट जो है वो मटेरियल ऑर्डर कर रहा था, लेकिन अब हम उसको बोलेंगे ये मटेरियल ऑर्डर करने का काम भी आप ही करो, मटेरियल ऑर्डर आपको ही करना है, तो आपको खुद से एनालाइज करना है कि किस टाइम पे कितना मटेरियल कहाँ से क्या कैसे कैसे ऑर्डर करना है, वो सब आप खुद से कॉन्टैक्ट करोगे अब आपके सप्लायर से। इसके अलावा आपके वर्कलोड को कैसे प्लान करना है, अब वो काम भी हमने बोला कि आप ही करोगे। इसके अलावा आप कैसे कंट्रोल करोगे अपने पूरे वर्क को, अपनी परफॉर्मेंस को, आउटपुट को, वो भी सारा आपने करना है। तो जितना भी कंट्रोलिंग और प्लानिंग का काम है अब वो भी ऐड हो गया उसकी जॉब में, ठीक है, पहले वो सिर्फ ये काम कर रहा था टास्क वन, अब टास्क टू भी ऐड हो गया उसकी जॉब में। तो इससे हमने क्या कर दिया, उसकी जॉब को एनरिच कर दिया, वर्टिकली एनहेंस कर दिया उसकी क्वालिटी ऑफ जॉब को। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेसिकली आपकी एक एनरिच जॉब के, तो एक एनरिच्ड अगर आप कर दिया एक जॉब को आपने, तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स आ जाएंगे अब उसके। सबसे पहला आता है कि डायरेक्ट फीडबैक। अब होता क्या है कि जिस भी एम्प्लॉय की जॉब को आपने एनरिच किया है ना, अब आप उसको, बहुत जरूरी है कि टाइम टू टाइम, अब देखो वो अपने से हायर लेवल के काम कर रहा है, तो उसको पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गलतियां कर रहा है, कहाँ वो काम को ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए जरूरी है आप एक कॉन्टिन्यूस बेसिस पे उसको, उसका जो भी सुपरवाइजर है या हूसोएवर इज कंसर्न विद दिस फंक्शन, वो उसको एक कॉन्टिन्यूस बेसिस पे उसको फीडबैक देता रहे उसके रिजल्ट्स के ऊपर, कि क्या वो रिजल्ट्स ठीक हैं या नहीं है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जाने चाहिए, ताकि वो अपने रिजल्ट्स को साथ साथ कंट्रोल करता रहे ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन और दिस फीडबैक गिवन टू हिम और हर, ठीक है। सेकंड इज क्लाइंट रिलेशनशिप। अब जहां जहां जॉब एनरिचमेंट कर दी जाएगी ना, वहां होता क्या जाएगा, बहुत और ज्यादा डीलिंग बढ़ जाएगी क्लाइंट के साथ। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल अगर आपको दूं तो एक मैकेनिक है जैसे, सिंपल, ठीक है, अभी तक वो एक मैकेनिक की जॉब कर रहा था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सिंपली उसका बॉस जो जो गाड़ियां उसे प्रोवाइड कर रहा था कि आपको इस गाड़ी को ठीक करना है, वो उसमें मैकेनिकल फंक्शन कर रहा था, उसको ठीक कर रहा था। बट अब हमने उसको उसकी जॉब में क्या और ऐड कर दिया, अब हमने आपको बोला कि आप क्लाइंट के साथ भी खुद ही डील करेंगे, क्लाइंट से जितनी ज्यादा कॉल्स आएंगे आप उन सारी टेलीफोनिक कॉल्स को खुद रिसीव करेंगे, खुद उनके साथ इश्यूज को डिस्कस करेंगे कि क्लाइंट को क्या क्या इशू आ रहे हैं, और उनको ठीक करने के बाद भी उनकी सेटिस्फेक्शन हुई या नहीं, वो सब भी आप खुद ही चेक करेंगे। तो बेसिकली आप जैसे ही क्लाइंट के साथ उनकी रिलेशनशिप बढ़ाते हो, क्लाइंट्स के साथ जितना ज्यादा वो डील करेंगे, उनकी जॉब क्या हो जाएगी, और ज्यादा एनरिच हो जाएगी, क्योंकि अब देखो उनको और ज्यादा आपने पावर्स दे दी। अब वो प्रॉब्लम्स पे बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम को खुद से समझ रहे हैं, बजाय कि कोई बॉस आके उनको सीधा सीधा ये बोल रहे हैं कि आप इस पे ही काम करो, आप इस पार्ट को ठीक करो, आप ये चीज करो, आप वो चीज करो, उसकी बजाय अब वो क्लाइंट से खुद से बात कर रहे हैं, तो इससे भी उनकी जॉब की पावर्स जो है वो बढ़ रही हैं। थर्ड आ जाता है न्यू लर्निंग। अब ये तो ऑब्वियस पॉइंट है, अगर वो एक बंदा इस लेवल पे काम कर रहा है और उसके बाद उसको उस हायर लेवल का काम दे दिया जाए जिसमें कि ज़्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा नॉलेज की, ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, तो उस काम को जब वो करेगा
तो उसके लिए उसे लर्न भी तो करना पड़ेगा ना वो काम करने के लिए, और ये चीज़ें ना पैरेलली काम करती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि उसको बैठ के ही पहले 2 महीने स्किल्स दी जाएँगी या ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाएगी। कई बार चीज़ें करते-करते इंसान सीखता है ना? ये तो आपका बहुत बड़ा एचआर, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, पूरा सब्जेक्ट की नॉलेज है आपको, तो आपको पता ही होगा कि ऑन द जॉब तो बहुत हायर लेवल की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं कि जॉब पे रहता-रहता जो बंदा काम सीख जाता है, वो ऑफ द जॉब में नहीं सीख पाता, है ना? तो न्यू लर्निंग उसको मिलेंगी जब उसकी जॉब को एनरिच कर दिया जाएगा। चौथा आ जाता है कि शेड्यूलिंग ऑफ ऑन वर्क। तो जॉब एनरिचमेंट जब कर दिया जाता है तो बंदा खुद से अपना काम शेड्यूल करना शुरू कर देता है। सारे मेथड्स, इक्विपमेंट्स, टूल्स, मोशन स्टडी क्या रहेगी, टाइम स्टडी, मतलब किस किस टाइम में कितना कितना टाइम में कौन कौन से टास्क को फिनिश करके उसे कंप्लीटली जॉब को पूरा जो है अंजाम देना है, वो सारा जैसे मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में भी इनफ समझा दिया है। फिफ्थ आ जाता है आपका एक यूनिक एक्सपीरियंस। देखो अभी तक क्या हो रहा था कि एक बंदा ना एक ही डिपार्टमेंट के अंदर काम किए जा रहा था, है ना? तो उससे उसका एक लिमिटेड एक्सपीरियंस उसको मिल रहा था, वो बहुत एक नैरो वे में काम कर रहा था। बट अब वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे इनपुट से रिलेटेड जितने भी लोग कंसर्न्ड हैं, जैसे सपोज उसने रॉ मटेरियल सप्लायर से ऑर्डर किया खुद, तो सप्लायर वाली जितनी भी पार्टीज हैं उनसे उसने इंटरेक्ट किया। इधर आउटपुट से, पहला उसने इनपुट से किया, अब आउटपुट से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, जैसे क्लाइंट हो गए आपके, उन सब से, या कोई और डिपार्टमेंट भी हो सकता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो आपसे सिंपली आउटपुट ले रहा है वो, तो उससे उसने इंटरेक्ट किया। तो उसको क्या मिलेगा, एक यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा। उसे समझ आएगा कि कैसे जो है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट सिस्टम जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं, कैसे रिलेट करते हैं, कैसे एक डिपार्टमेंट का आउटपुट दूसरे सिस्टम का इनपुट बन जाता है ना? तो ये जो एक एक्सपीरियंस उसे मिलेगा वो एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस उसको गेन होगा। सिक्स्थ आ जाता है कि कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। अब ये सब काम करने के लिए रिसोर्सेज तो नीडेड होंगे ना। अब जैसे अगर आपने रॉ मटेरियल ऑर्डर करने के लिए आपने उसको ये पावर दी कि वो सप्लायर से इंटरेक्ट कर रहा है, तो बेसिकली आप उसको रिसोर्सेज का ही कंट्रोल दे रहे हो। तो उसको डिफरेंट डिफरेंट फिनेंशियल रिसोर्सेज पे, रॉ मटेरियल्स के रिसोर्सेज पे, लोग भी उसको ज़्यादा देने पड़ेंगे। अब हो सकता है उसका काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो अकेला ये सब मैनेज नहीं कर सकता, तो हमने बोला कि ठीक है हम और फर्दर 2 लोगों को आपके नीचे रख देते हैं। अब आप उनसे अपना काम करवाओ, कंट्रोल और पावर सब आप अपने हाथ में रखो, छोटे काम है वो आप उनसे करा लो, ठीक है? तो उसको रिसोर्स के फॉर्म में कुछ भी हो सकता है, वो लोग भी हो सकते हैं, फाइनेंस भी हो सकता है, मैन मटेरियल मशीनरी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम बेसिकली क्या करते हैं, उनको ज़्यादा ज़्यादा कंट्रोल देते हैं ओवर सेवरल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सेवंथ इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन अथॉरिटी। अब वो भी यही सब चीज़ें हैं कि उसको डायरेक्टली कम्युनिकेट करने की अथॉरिटी मिल रही है, वो चाहे इनपुट से रिलेटेड पार्टीज हैं, चाहे आउटपुट से रिलेटेड पार्टीज हैं, चाहे उसके ऊपर के लेवल के लोग हैं, जो उसके ऊपर सुपरवाइजर या मैनेजमेंट या एग्जीक्यूटिव थी, उससे भी अब वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है क्योंकि अब वो एक बड़े लेवल का काम कर रहा है। और वो अपने नीचे वाले लोगों से भी डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है ना? उनसे अगर सपोज उसे रिपोर्टिंग लेनी है। एट्थ और लास्ट आपका आ जाता है पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। अब ये तो 1 से 7 तक जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये सब बहुत पॉजिटिव और लिक्रेटिव पॉइंट्स है कि सब कुछ अच्छा-अच्छा एम्प्लॉयी को मिल रहा है। अब 8th पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि अच्छे काम के लिए प्रेज़ अगर आपको मिलेगी, न्यू-न्यू लर्निंग्स, एक्सपीरियंस, ये सब अगर आप ले रहे हो, तो भई ब्लेम भी आपको लेना पड़ेगा, है ना? अगर कुछ गलत कर दिया आपने, अगर आपके रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आए, तो उसके लिए ब्लेम भी आपको किया जाएगा। सो यू विल गेट अ प्रेज़ फॉर गुड वर्क एंड फॉर पुअर वर्क यू विल गेट अ ब्लेम ऑल्सो, ठीक है? तो पर्सनल अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जितने ज़्यादा लेवल पे एक एम्प्लॉयी काम करेगा, ठीक है? तो ये सब आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी एक एनरिच्ड जॉब की। अब बात आ जाती है आउटकम्स पे। तो आउटकम्स क्या होंगे? एक जॉब का आप जब एनरिचमेंट कर देते हो, तो उसके बाद उसके रिजल्ट्स क्या-क्या निकलते हैं? देखिए, सबसे पहले जॉब की कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर हम बात करें, तो अगर आपने जॉब में वैरायटी ऐड कर दी, जॉब एनरिचमेंट करोगे तो वैरायटी तो ऐड होगी। तो जॉब का जो ये कैरेक्टरिस्टिक बढ़ता है, जैसे वैरायटी बढ़ गई, उसके स्किल लेवल बढ़ गए, आइडेंटिटी या स्टेटस आप कह सकते हैं, वो उस जॉब का अगर बढ़ गया, सिग्निफिकेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बढ़ गया। हाँ, अब आपकी जॉब को, आपकी पोजीशन को भी एक सिग्निफिकेंट पोजीशन माना जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि अब आप एक हायर रोल पे काम कर रहे हो। तो ये सब अगर बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगा एम्प्लॉय को। होता है ना, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सिर्फ सपोज आप एक टीचर हो, तो आप अगर टीच किए जा रहे हो तो आपको उतना ज़्यादा अचीवमेंट फील नहीं होता क्योंकि वो आपकी एक जॉब है और आप कर रहे हो सिंपली। लेकिन अगर आपको बड़ी-बड़ी चीज़ों में सपोज़ आपको डिपार्टमेंटल हेड बना दिया जाए, आपको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाए, अब आप टीचर्स के भी ऊपर हो गए हो,
काम तो आप वही कर रहे हो, टीचिंग का ही कर रहे हो, थोड़ा बहुत क्लरिकल और काम ऐड हो जाएगा आपके काम के साथ, लेकिन उससे क्या होगा, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगी आपको, है ना, क्योंकि वैरायटी ऐड हो गई है आपके काम में, आपके काम का सिग्निफिकेंस बढ़ गया है, अब आइडेंटिटी मिल गई है आपको एक, तो उससे सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ प्राइड, इन सब का आना लाजमी है। तो वो आपकी एक साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करता है। मीनिंगफुलनेस आ जाती है। मीनिंगफुलनेस कैसे आती है? अब देखिए, लोगों को ना ये पता चल जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें कैसे कनेक्टेड हैं, कैसे, उसको एक पूरा वर्क मॉड्यूल समझ आ जाता है, और वर्क मॉड्यूल जब समझ में आता है ना, तो उसको वो जॉब और मीनिंगफुल लगने लगती है। तो ये सब चीजें जब उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स जब उसकी फुलफिल होंगी, ये आ जाएंगी, उससे आउटकम क्या आएगा फाइनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेगा, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जॉब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा फील होगा उसको। जॉब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होने की वजह से वो कम एब्सेंट रहा करेगा, जॉब इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगी उसकी साइड से, टर्नओवर भी रिड्यूस हो जाएगा। कहने का मतलब सब अच्छी अच्छी चीज़ें होने लग जाती हैं वंस एम्प्लॉय फील सेटिस्फाइड। ठीक है। दूसरा आपका जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है ऑटोनॉमी। अब जॉब के एनरिच होने से ऑटोनॉमी बढ़ जाती है जॉब के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा आप अथॉरिटी प्रोवाइड करते हो एम्प्लॉइज को, तो अथॉरिटी के बढ़ने से सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। कैसे? अब देखिए, आपके घर में जो भी बड़े होते हैं, सपोज आपके पापा हैं या जो भी बड़े हैं जो डिसीजंस लेते हैं, जिनके पास बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी होती है डिसीजंस लेने की। अब बच्चों को, हमें बच्चों को क्या लगता है सोचने में या देखने में ना, बड़ा ल्यूक्रेटिव लगता है कि यार सारे डिसीजंस पापा लेते हैं, पापा की तो मौज है, पापा सब कुछ अपने डिसीजन से, अपनी पावर से कर सकते हैं। लेकिन आप कभी भी देखना, अगर सपोज आप उनको 2 लाख रुपए उनके हाथ में है कि एक महीने का 2 लाख में उनको घर खर्च चलाना है, तो उसमें आप देखोगे कि वो अपने ऊपर सबसे कम स्पेंड करेंगे, वो अपने लिए कभी कुछ नहीं लेते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि ऑटोनॉमी ऑलवेज ब्रिंग्स इन द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जितनी ज्यादा पावर, जितनी ज्यादा अथॉरिटी किसी को दोगे, उससे उतना ही ज्यादा वो रिस्पॉन्सिबल बनता जाएगा, क्योंकि अब फाइनल रिजल्ट्स के लिए ना आप उसको लियाबल बना देते हो। फाइनली आपके घर में शॉर्टेज ना पड़ जाए फंड्स की, या किसी और मेंबर के लिए कम ना रह जाए पैसा, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ गई है, इसके चलते वो खुद का ही कट डाउन कर लेते हैं। तो वही चीज़ है, अगर आप एक छोटे लेवल पे जॉब में काम कर रहे हो ना, तो सुपरवाइजर आपके सिर पे डंडा बनाए रखता है कि आप ये काम करो, आप इस टाइम में आपको ये काम फिनिश करना है। आपको बड़ा रोना आता है, आपको लगता है कि उसकी तो मौज है, वो खाली बैठा है। लेकिन वो खाली नहीं होते। जिसके सिर पे अथॉरिटी होती है ना, जिसके हाथ में ज़्यादा पावर होती है, जो दूसरों को कंट्रोल करते हैं, उनको खुद को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता, उनको सेल्फ कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है। तो वही वाली चीज है यहाँ, एम्प्लॉय के अंदर क्या आ जाएगा, अब उसे खुद को मोटिवेट रखना है, उसकी खुद की परफॉर्मेंस को अब वो खुद कंट्रोल कर रहा है, तो खुद से उसे सेल्फ मोटिवेटेड होने की जरूरत है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट उसके अंदर आ जाएगी। जब ये सब होता है तो उसको एक पावर फील होती है, स्टेटस फील होता है, उसको लगता है कि हाँ, मैं भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ हूँ। तो इससे भी यही सारी चीजें आएंगी, सेटिस्फैक्शन जॉब में आएगा, और फिर कम एब्सेंट रहेगा, वो कम टर्नओवर होगा, जॉब के अंदर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी। लास्ट इज फीडबैक। जॉब एनरिचमेंट के अंदर, जैसा मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया, कि कॉन्टिन्यूस फीडबैक एम्प्लॉय को दिया जाता है, जिससे उसे रिजल्ट्स की नॉलेज होती है कि उसके रिजल्ट्स एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आ भी रहे हैं या नहीं। उससे भी जो है उसको मोटिवेटेड फील होएगा, और वो परफॉर्मेंस जो है वो उसकी राइट डायरेक्शन में आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सब जो थे वो बेसिकली आपके आउटकम्स रहेंगे जॉब एनरिचमेंट के। अब आपका आ जाता है कि मेरिट्स ऑफ जॉब एनरिचमेंट, कि जॉब एनरिचमेंट जो है उसके फायदे क्या क्या हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो ये बहुत सिंपल हैं। फर्स्ट है कि ये आपके वर्क को ना इंटरेस्टिंग बना देती है। ऑब्वियस है, वैरायटी ऐड हो जाती है आपकी जॉब के अंदर, चैलेंजेस आ जाते हैं, तो जो काम सच में काम करने वाले लोग होते हैं उनके लिए तो जॉब बड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है। ठीक है। दूसरा, अब वो अगर जॉब इंटरेस्टिंग बन जाएगी तो वो और ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेगा अपनी जॉब से, तो वो कम छुट्टी लेगा, लेबर टर्नओवर नहीं होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएगा, तो ये भी सब डिक्रीज हो जाता है इस टाइप की रेट्स। तीसरा, वो अपॉर्चुनिटी देते हैं एम्प्लॉय को फॉर फर्दर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करेगा, नए एक्सपीरियंसेस उसको मिलेंगे, तो उससे वो और ज़्यादा ग्रो करेगा एज अ पर्सन, एज एन एम्प्लॉय। नेक्स्ट इज दे गेट हायर जॉब सेटिस्फैक्शन, वेरी क्लियर। अब ये तो थे चारों एम्प्लॉय से रिलेटेड पॉइंट्स की एम्प्लॉय को क्या क्या फायदे हो रहे हैं। लास्ट फिफ्थ पॉइंट में हमारा ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा हो रहा है, वो है कि ऑर्गेनाइजेशन को भी आउटपुट का इंप्रूवमेंट मिलेगा, उसको प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी मिलेगी, बोथ क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली। मोर नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस करेगा, वट एवर द जॉब ही और शी मे बी इन, उसी जॉब में जो भी उसका काइंड ऑफ आउटपुट है वो क्वांटिटेटिवली भी बढ़ेगा, और क्वालिटी भी जो है आउटपुट की वो बेटर होगी फ्रॉम द प्रीवियस आउटपुट। ठीक है। तो ये सब उसकी मेरिट्स थी। लास्ट इज द डिमेरिट्स।
फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपकी हर मेथड के अंदर आ जाती हैं। जैसे हमने इससे पहले सारे मेथड्स की डिमेरिट्स डिस्कस करी हैं, वैसे ही जॉब एनरिचमेंट की भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट इज, ये आपका ना कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है थोड़ा। कॉस्टली प्रोसेस कैसे है, क्योंकि जो उसमें गेन्स आपको मिल रहे हैं ना, कई बार उससे भी ज़्यादा एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ता है। मतलब उतना फ़ायदा उससे नहीं हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रोडक्टिविटी या रिजल्ट्स आपको उतने नहीं मिल रहे हैं जितना ज़्यादा आप स्पेंड करना पड़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग या कुछ भी। अब देखो, आप एक इंसान को, वो यहाँ काम कर रहा था, आप अगर उससे ऊपर का काम करवाओगे तो ऐसा तो है नहीं वो बिना किसी ट्रेनिंग के या बिना उसको सिखाए ऐसे ही कर देगा। उसको चीज़ें सिखानी तो पड़ेंगी ना उसके करने से पहले। उस पर आपको ट्रेनिंग भी लगानी पड़ सकती है, सुपरविजन भी देना पड़ सकता है। तो बेसिकली जो भी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर आप उस पर करोगे, उससे वो एक कॉस्टली प्रोसेस जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट इज, अब कुछ ना हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जॉब ऐसी होती है, उसमें ऑलरेडी बड़े चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, अब सीए की अगर सपोज कोई जॉब है, एक सीए है, वो एक अकाउंटेंट की जॉब पे काम कर रहा है, उसकी जॉब में ऑलरेडी इतने चैलेंजेस हैं, वो ऑलरेडी इतना परेशान चल रहा है, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो उनकी जॉब में ना चैलेंज फैक्टर कोई भी सेटिस्फैक्शन क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत चैलेंजेस से घिरे हुए हैं। अगर आप उसमें और चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दोगे तो वो डिप्रेशन में ही चला जाएगा। तो ऐसे केसेस में जॉब एनरिचमेंट इज अ बिग नो, आप जॉब एनरिचमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब कई बार क्या होता है कि कुछ वर्कर्स की जॉब जो है वो चैलेंजिंग है भी नहीं। अभी तक तो हम बोल रहे थे कि उसकी जॉब में ऑलरेडी काफ़ी चैलेंजेस है। अब कुछ वर्कर्स की जॉब में चैलेंजेस नहीं है, लेकिन वो लोग इतने मतलब आलसी होते हैं, या आप कह सकते हो कि वो इतने कामचोर होते हैं, उनको चैलेंजेस से कोई मतलब ही नहीं होता। ऑल दे वांट इज अ सिक्योर जॉब एंड उनको पे मिलता रहे हर महीने। हमें एक फिक्स सैलरी दे दो, हम बस आएंगे काम करके चले जाएंगे, हमें भैया कुछ कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, हमें कुछ एक्स्ट्रा चैलेंज नहीं चाहिए, हमें माफ़ करो। तो ऐसे लोगों के लिए भी जॉब एनरिचमेंट बिल्कुल भी नहीं बना है। उनको जॉब एनरिचमेंट देके आप अपना ही नुकसान करा लोगे, क्योंकि वो बिल्कुल एंथुजियास्ट नहीं है, उनको कुछ चैलेंज चाहिए ही नहीं है अपनी जॉब में। ठीक है, अब नेक्स्ट इज, कुछ लोग अब ऐसे भी होते हैं, वो प्रेफर तो करते हैं जॉब एनरिचमेंट, उनको एक हाई स्टेटस की जॉब पे काम तो करना है, उनको अच्छा तो लगता है, बट उनके पास वो रिक्विजिट कैपेबिलिटी नहीं है उन चैलेंजेस को मीट करने की। उनके बस की बात नहीं है। वो उनके अंदर होता है ना कि कुछ लोग, उनकी पॉजिटिव क्वालिटी ये होती है कि वो चाहते हैं अच्छा काम करना, लेकिन उन लोगों की बस की बात नहीं होती, वो उतना कैपेबल नहीं होते कि वो उन कामों को कर सकें। ठीक है, तो ऐसे केस में भी जॉब एनरिचमेंट आप नहीं कर सकते हो उनकी जॉब्स का। नेक्स्ट इज, एनरिचिंग जॉब्स में क्रिएट अ स्नोबॉल इफेक्ट। अब ये स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है, देखिए जो भी हिली एरियाज होते हैं ना, जहाँ बहुत ज़्यादा स्नो होती है, वहाँ होता क्या है कि एक छोटा सा बर्फ का गोला होता है, वो जैसे जैसे नीचे आता जाता है ना, तो वो जितनी भी ज़्यादा बर्फ होती है, वो सारी बर्फ उसके चारों तरफ रोल होती जाती है, और वो बॉल बड़ा होता जाता है, तो चारों तरफ की बॉल उसके चारों तरफ लिपटती जाती है ना। तो अब जॉब एनरिचमेंट में ये इफेक्ट कैसे आता है, जॉब एनरिचमेंट में क्या होता है, आप अब क्या कर रहे हो, एक एम्प्लॉय को, ठीक है, ये आपका एक सिंगल एम्प्लॉय है, अब आप इसको बहुत ज़्यादा ना अथॉरिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, ये पावर भी आप ले लो, ये डिसीजन भी आप ले लो, ये कंट्रोल भी आप अपने हाथों में ले लो। तो अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिसीजन लेने की जो पावर है, डिफरेंट डिफरेंट जो डिसीजंस लेने की पावर्स हैं, वो तो लिमिटेड ही है ना। कि जैसे रॉ मटेरियल ऑर्डर करने का एक जो डिसीजन है, वो एक डिसीजन है। अब वो आप अगर इसको दे रहे हो तो कहीं ना कहीं से उठा भी रहे हो, पहले जो उसको कर रहा था, ये एम्प्लॉय जो उसको कर रहा था, यहाँ से आपने उसको उठाया भी तो है ना उस पावर को। अब वो काम करना बंद भी तो करेगा, तभी तो वो ये काम करेगा। तो इसी टाइप की कोई भी पावर आप इसको जो दोगे, वो कहीं ना किसी डिपार्टमेंट से या किसी ना किसी एम्प्लॉय से आप वापस भी तो ले रहे हो, छीन भी तो रहे हो। तो ऐसे केस में ना दो नुकसान हो जाते हैं। एक तो जो ट्रेड यूनियंस आपके होते हैं, वो इस चीज़ पे भड़क जाते हैं, वो आपके सिर पे आगे बैठ जाते हैं कि आप, वो इन एम्प्लॉयज़ के लिए अब लड़ते हैं। ठीक है, इन एम्प्लॉयज़ के लिए वो बोलते हैं कि आपने इनकी जॉब छीन ली, आपने इनका काम छीन लिया, आपने इनकी पावर्स छीन ली। ठीक है, तो एक तो ये वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को। दूसरी प्रॉब्लम कहाँ आती है, जॉब डिज़ाइन और रीडिज़ाइन में। जॉब डिज़ाइन और रीडिज़ाइन में क्या प्रॉब्लम आएगी, अब आपने इनकी पावर्स लेके, इनके टास्क लेके इसको दे दिए, तो इससे ना ये बातें सुनने में बड़ी इजी लगती हैं, लेकिन जो जॉब को एक्चुअली डिज़ाइन करता है उसके लिए बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। कैसे, अब वहां से आप उनके कुछ टास्क उठा रहे हो,
अब आप इनके यहाँ से कुछ टास्क कम कर रहे हो तो आपको उसका अप्रेजल या उसकी जो पे लेवल है, पे ग्रेड है, वो भी उसी के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। या इस बंदे के मोटिवेशन को भी अब आपने मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अब हो सकता है वो बंदा डिमोटिवेटेड फील करने लग जाए कि मेरे हाथ से पावर छीन ली। तो ये बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो एचआर को मैनेज करने पड़ते हैं। तो ये जो जॉब को पूरा रीडिजाइन करना पड़ेगा आपको, एक ये वाली जॉब डिजाइन नहीं करनी। अब आपको ये सारी जिन जिन जॉब से चीजें उठाई हैं वो सारी जॉब्स को रीडिजाइन करना पड़ेगा। तो ये सारा आपका एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाता है और कॉस्टली भी, टाइम कंज्यूमिंग भी दोनों हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज जॉब एनरिचमेंट में बिकम स्टैटिक। नाउ हाउ जॉब एनरिचमेंट से होता क्या है। अब जैसे सपोज मैं एक बड़ी एंथुजियास्ट बंदी हूँ और मुझे चाहिए कि मैं एज एन एम्प्लॉय फील करती हूँ कि मेरी जॉब में ना चैलेंजेस भर दो, बस मैं बहुत नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करना चाहती हूँ। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि वो उनको बड़े चैलेंजेस चाहिए होते हैं, वो खाली बैठ के खुश नहीं है बिल्कुल भी। अब आपने ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, उसको दे भी दी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी, उसे हायर लेवल का काम भी दे दिया। अब होगा क्या, वो उसको भी करते 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 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 10 महीने बाद अब वो उससे भी बोर हो जाएगा। होता है ना, दो इंसान हैं, वो सेम स्किल लेवल पे हैं या सपोज सेम एज ग्रुप के हैं या सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले बंदे हैं, पर ये एक ऐसी चीज है कि वो पर्सन टू पर्सन इतनी ज्यादा वेरी कर सकती है ना कि एबिलिटी टू टेक द चैलेंजेस, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू टेक द रिस्क, ये पर्सन टू पर्सन इतना ज्यादा वेरी कर सकता है कि एक पर्सन के लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है और दूसरे के लिए वो एक बोर्डम का काम हो सकता है, सेम स्किल लेवल पे भी हो सकता है ना। तो अब होगा क्या कि मैं 6 महीने के बाद फिर से ऐसा फील करूंगी, अब तो मेरी जॉब फिर से वही बोर्डम वाली हो गई है, नॉन चैलेंजिंग हो गई है, अब मेरे को और चैलेंजेस दो, अब मेरे को और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। तो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से देगा मुझे, कितना प्रमोट करेगा, मेरी पे को उतना ज्यादा तो नहीं बढ़ा सकता वो। तो ऐसे केस में जॉब एनरिचमेंट करने के बावजूद भी जो है वो स्टैटिक बनी रहती है, जॉब पे नीड फॉर चैलेंज जो है वो बनी ही रहती है। नाउ लास्ट इज, इट मे हैव नेगेटिव शॉर्ट रन इफेक्ट्स। नेगेटिव शॉर्ट रन इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये इफेक्ट्स होते हैं प्रोडक्टिविटी पे। ठीक है। अब होता क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब एक एम्प्लॉय को ना आपने वो दे दिया, एक एम्प्लॉय जो यहाँ काम कर रहा था, आपने उसको हायर लेवल की पोजीशन के काम दे दिए, ये भी ये भी ये भी। अब उसको पास्ट में एक्सपीरियंस नहीं है इन सब चीज़ों को करने के लिए, ये सब चीज़ें उसके लिए काफ़ी नई हैं, काफ़ी चैलेंजिंग है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो धीरे धीरे इस नए सिस्टम में अपने आप को अडेप्ट करेगा, धीरे धीरे इन चीज़ों को लर्न करेगा। हो सकता है कि 2 महीने के बाद वो ही प्रोवाइड्स एन अमेजिंग आउटपुट, अमेजिंग प्रोडक्टिविटी, लेकिन आज उसको उस सिस्टम में ढलने के लिए टाइम चाहिए होगा, चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए टाइम चाहिए होगा, तभी उसके काम में फ्लुएंसी आएगी। तो वो शॉर्ट रन के लिए, उस 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 4 महीने के लिए हो सकता है कि एक शॉर्ट टर्म फॉल देखने को आपको मिले उसकी प्रोडक्टिविटी के अंदर। तो नेगेटिव शॉर्ट रन इफेक्ट्स जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं ड्यू टू जॉब एनरिचमेंट। सो इट वाज ऑल अबाउट जॉब एनरिचमेंट। उससे रिलेटेड जितना भी आप एक पेपर में अटैम्प्ट कर सकते हैं, आई गेस इसमें आप इनफ ब्रॉडली वे में अटैम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन को। काफ़ी कुछ मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है जॉब एनरिचमेंट पे। इसी टाइप से जॉब एनलार्जमेंट, जॉब रोटेशन, जॉब सिंप्लीफिकेशन, इन सब पे मेरा डिफरेंट डिफरेंट वीडियो है। डिफरेंस पे भी वीडियोस हैं कि जॉब एनलार्जमेंट वर्सेस जॉब रोटेशन ये सब क्या है, तो उसमें भी मैंने इनके पूरे पूरे एक्सप्लेनेशन अलोंग विद मेरिट्स एंड डिमेरिट्स डाले हैं, जो कि आपको इजीली किसी यूट्यूब चैनल पे में भी ना मिले। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत शॉर्ट शॉर्ट में सबने बताया हुआ है। तो उसके लिए आप मेरा जॉब डिज़ाइन का पूरा कंप्लीट जितने भी 4-5 वीडियोस का सेट है वो पूरा आप देख लें। इसके लिए यू मे गो टू दिस प्लेलिस्ट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।